ये लगा ला मोटी देसी दवाई बता दी एकदम ना लगी ऐसा सवेरे जब ब्रश खून केयर करा क्या करना है मिलल मिलल भरे ले जाए कड़ुआ तेल और नमक ला इसी जमन हो नहीं नहीं ग्राम सभा शिकरोर शहरी जो आसपास से पधारे हुए हमारे परम सम्मानित प्रगत सेव जो जागरूक किसान भाइयों तथा यहाँ पर मौजूद कृषि विज्ञान केंद्र पटवा के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर आर.के. सिंह साहब, हमारे माननीय जो प्रधान जी हमारे शकील लेखपाल साहब, प्राकृतिक खेती के प्रणेता भाई महेंद्र सिंह, हम लोग के बीच में ये IT सेल को सक्रिय करने वाले जो सूचना का माध्यम होता प्रचार प्रसार होता है इंजीनियर राकेश पांडे जी और अपने जनपद में जैविक खेती के राष्ट्रीय पदक विजेता भाई प्रेमचंद यादव जी, आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है एवं वंदन है हमारे तरफ से कृषि विज्ञान केंद्र पटवा आजमगढ़ की तरफ से। आप सभी लोगों को नव वर्ष बहुत बहुत मंगलमय हो ऐसी हमारी ईश्वर से कामना है। दोस्तों, आपके बीच में हम लोग विशेष जागरूकता कार्यक्रम लेके आए हैं। अब यही चर्चा हो रही थी, 4-6 भाई इसमें बैठे हुए हैं, उन्होंने बेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग किया अपने खेतों में, लेकिन वो अपने खेतों को लाइन से बोने से चूक गए। देखें, आज जमाना नहीं रहा छिड़काव विधि से हम अपनी खेती करें। इस समय हर जगह चर्चा हो रही है, केंद्र स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से, कृषि विभाग की तरफ से, कि अपनी खेती की पद्धति में जो कृषि वैज्ञानिक नए नए जो है तकनीकें ला रहे हैं, नई नई खोजें कर रहे हैं, उनका आप अवश्य ही समावेश करें। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा तभी सार्थक होगा जब कृषि विज्ञान के क्षेत्र में खासतौर पर जो छोटी छोटी खोजें हो रही हैं उनको हम लोग अपनाएं, आत्मसात करें। तब जो हमारे समाज की मंशा है, सरकार का प्रयास है कि आने वाले वर्षों में हमारे किसान भाइयों की आमदनी 2 गुनी 5 गुनी 10 गुनी हो सके। इसके लिए आप लोग जाने कि कृषि वैज्ञानिक गणों ने 3 महत्वपूर्ण कदमों का चुनाव किया है, जिसमें पहला कदम है कि अपने फसलों के उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, दूसरा है कि उत्पादन लागत को कम करना, तीसरा है कि जो भी कुछ उत्पाद हमारे घरों पर होता है, पशु से हो, फसलों से हो, सब्जियों से हो, जो भी उत्पाद होता है उन उत्पादों का जो है मूल्य संवर्धन करना। तो जिसमें दूसरा महत्वपूर्ण कदम कि उत्पादन लागत को कम करना, ये तब संभव होगा जब जो फसल अवशेष प्रबंधन की तकनीकियां हैं, इनसे जुड़े हुए जो यंत्र हैं, इनको अपनाने के लिए आप आगे बढ़ेंगे। देखें कि छिड़कवा विधि में और सुपर सीडर से, हैप्पी सीडर से, जीरो टिल से आप यदि अपने फसलों की पंक्तिबद्ध बुआई करते हैं तो दोनों में क्या अंतर होता है? पहला है कि छिड़कवा विधि से यदि आप बुआई करते हैं तो आपके बीज का और आपके उर्वरकों का सही सामंजस्य नहीं होता। उर्वरक आपका यूरिया डाई पोटास कहीं पड़ा हुआ है और बीज आपका कहीं पड़ा हुआ है। इन पोषक तत्वों में नाइट्रोजन एक ऐसा पोषक तत्व है जो कि मोबाइल होता है, चलायमान होता है, वो आपकी जड़ों के आसपास पहुंच जाता है, जबकि फास्फोरस और पोटास ये दोनों स्थिर पोषक तत्व हैं। अगर पौधे से या बीज से दूर पड़े हैं तो आपके फसलों के, आपके बीजों के काम नहीं आ पाते। वहीं इसका प्रभाव है कि छिड़काव विधि से आप खेती करते हैं तो आपके द्वारा दिए गए उर्वरकों का मात्र 25 से 30% ही उपयोग हो पाता है और शेष आपका रासायनिक उर्वरक तरह तरह से नुकसान होकर के कुछ सिंचाई पानी के साथ जमीन के नीचे, जड़ों के नीचे लीच कर जाता है, कुछ वायुमंडल में जो है उड़ करके वायुमंडल में घुल जाता है, कुछ हमारे मिट्टी में रहते हुए अनुपलब्ध रूप में बदल जाता है जो फसलों के काम नहीं आ पाता। इससे हमारे मिट्टी का प्रदूषण, हमारे जल का प्रदूषण, हमारे वायु का प्रदूषण, तीनों चीजें होती हैं। वहीं आज कृषि विज्ञान की जो सुधरी हुई तकनीकी आई हुई है, पंक्तिबद्ध बुआई की व्यवस्था आई हुई है, इसमें आप देखें कि हमारी मशीनें सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, जीरो टीलर, ये हमारे बिना जुते हुए खेतों में ही, फसल अवशेष युक्त खेतों में भी आपके वी आकार, वी मतलब वाराणसी, वी आकार का चीरा बनाती हैं और इसमें पहले आपके द्वारा डाले गए उर्वरक
सीधे पहले उर्वरक आपके गिरते हैं और उन्हीं के सामंजस्य में आपका बीज गिरता है। तो पंक्तिबद्ध बुआई कर देने से, लाइन में बुआई कर देने से आपके द्वारा दिए गए उर्वरकों का 90 से 95% उपयोग होता है और आप 2 कुंटल 3 कुंटल बीघा पीछे ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। पहला चीज। दूसरा कि हर तरफ से जब वैश्विक स्तर पर कहीं बात आती है प्रदूषण की, इस समय अपने आजमगढ़ में भी धीरे धीरे एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ का भी धीरे धीरे खराब हो रहा है, जबकि जो हमारे महानगर है, हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, वहाँ के हालात ये हैं, वहाँ सांस लेना आज के समय में दुभर हो गया है और हर 5 परिवार में से 4 परिवार श्वसन प्रणाली से या सांस वाली बीमारी से जो है पीड़ित पाए जा रहे हैं। यह नौबत ना आए प्रदूषण की, हमारे आजमगढ़ की, हमारे पूर्वांचल की एयर क्वालिटी इंडेक्स इतनी खराब हो जाए कि अपने गांव सिवान में रहते हुए, अपने शहर में रहते हुए हम लोग घुटन महसूस करें, अच्छा नहीं है। ये आरोप कि अपने पूर्वांचल के लोग या भारत के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, इनके हमारे किसान भाइयों के हाथों से प्रदूषण फैलता है, इस दिशा में भी हमको आपको जागरूक होना चाहिए। दूसरी चीज कि जब फसल अवशेष आपके खेतों में है और उसको मशीनों से प्रबंधन करके आप उनको अपने मिट्टी में मिला दे रहे हैं, तो 6 कुंटल उत्पादन आपने बीघा पीछे, एकड़ पीछे, हेक्टेयर पीछे काटा है, उतना पोषक तत्व को मल्चिंग कर देते हैं, अपने खेतों में मिला देते हैं, उतना पोषक तत्व अपने खेतों को वापस कर देते हैं। तो जो उत्पादन लागत कम करने की विधा है, इसमें देखें कि 1 बीघा की जुताई बुआई करते हैं, अभी तक की प्रथा थी हमारे यहाँ कि ढेले चना और मैदे गेहूं के खेत को मैदा बनाने की बात थी, आज वो कंसेप्ट नहीं रहा। अब है कि लागत कम करने के लिए है कि फसल अवशेष आपके खेतों में है, उसी में अब हमारी जो नई नई तकनीक की विकसित मशीनें आई हुई हैं, इनका उपयोग करके और अपने खेत में सीधे दानेदार उर्वरक और अपने बीजों को भर करके बुआई कर दीजिए। इससे कम से कम 2500 से 3000 रुपए प्रति बीघा आपकी बुआई का खर्च होगा। आपके द्वारा डाले गए जो है महंगे उर्वरक, आप लोग देखें कभी पेपर में था कुछ दिन पहले कि डाई हमारे यहाँ नहीं मिल पा रही थी, मौके पे जो हमको आपकी यूरिया जरूरत होती है, इसलिए आपको आपूर्ति नहीं हो पाती है। तो जो भी उर्वरक अपने यहाँ हम डाल रहे हैं, उसका 90 से 95% उपयोग करें हम और अपने इन्हीं खेतों से इसी व्यवस्था में अच्छा उत्पादन लेने में सक्षम हो। उत्पादन लागत कम करें, उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाएं। दोनों निशाने जो है हमारे आसानी से पूरे किए जा सकते हैं, दोनों टारगेट पूरे किए जा सकते हैं और आप इसी व्यवस्था में अच्छा उत्पादन लेने में, प्रदूषण घटाने में, अपनी लागत घटाने में सक्षम हो सकते हैं, समर्थ हो सकते हैं। इस दिशा में हमको आपको जो है अवश्य ही जागरूक होना चाहिए। ये अपना शिकरौर शहबरी गांव, यहाँ तो हम लोग बहुत बार सैकड़ों बार आ चुके हैं प्रधान जी के यहाँ। अपने शिकरौर गांव में अभी 1 हफ्ते पहले हमको मौका मिला था, मोहम्मदपुर ब्लॉक में गाँव चक्रवानी, इंजीनियर पांडे जी भी थे, भाई महेंद्र सिंह भी थे, हमारे साथी लोग भी थे, वहाँ हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो वहाँ के हमारे किसान भाई आज तक जो है कृषि विभाग ही नहीं जानते, कृषि विभाग के द्वारा दी गई कोई सुविधा ही नहीं जानते हैं कि क्या होती है कृषि सिंचाई इकाई, ब्लॉक में कहाँ एडीओजी बैठते हैं, कहाँ तकनीकी सहायक बैठते हैं, कहाँ लेखपाल साहब से सहयोग मिल जाएगा, कोई जागरूकता उनके गाँव में नहीं थी। वो कहे साहब आसपास जो दुकानें हैं इसे लेके हम लोग काम चला लिया करते हैं। आज के ज़माने में जागरूक होना और जागरूकता के प्रति जो भी कार्यक्रम अपने गाँव में हो, अपने ब्लॉक पे हो, तहसील पे हो, जिले पे हो, उसमें भी हमको आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। जितने आप जागरूक होंगे उतने सरकार के द्वारा दी गई सुविधाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकेंगे और अपनी कृषि क्रिया करते हुए, अपनी आय बढ़ाते हुए, अपने परिवार को आगे बढ़ाते हुए अच्छा खासा जो है आमदनी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और रास्ता केवल यही है कि हर दिशा से हम जागरूक हों। जो भी नई तकनीकियाँ हमारे आपके बीच में आती हैं, उसके बारे में हमको जानकारी होती है, उसको आगे बढ़कर हम अपनाएं। अभी भैया कह रहे थे कि हम डाले तो हैं, लेकिन आदमी मिल गए तो हम बुआ नहीं पाए अपना गेहूँ, ये ठीक नहीं है। हमको लाख जतन करके लाइन से बुआई की प्रथा को जरूर अपनाना चाहिए। तमाम हमारे जिले हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, ये अपने पूर्वांचल में चंदौली जिला है, वहाँ 100% हर प्रकार के फसलों की बुआई लाइन से ही होती है। आज का समय है कि केवल रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर ना हो करके और जो भी हम प्राकृतिक संसाधन प्रयोग करते हैं उनके प्रति भी हम जागरूक हों। अपनी फसलों को, अपनी सब्जियों को, हर चीज़ को अपने लाइन में बोने का प्रयास करें और लाइन जहाँ तक संभव हो, अगर
कोई मजबूरी ना हो तो पूरा पश्चिम को लाइन रखा जाता है। लाइन की दिशा पूरा पश्चिम रखिए, इससे दो प्रकार के प्राकृतिक संसाधन आप आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। पहला, सूरज की रोशनी हमारे आपके लिए फ्री ही है, और दूसरी है प्राकृतिक हवा, पूर्व पश्चिमा की हवा। इन दो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर लेने से अपने उत्पादन को आप 15% तक बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं। इसमें क्या जाता है हमारा आपका, केवल जागरूक होने की आवश्यकता है कि चीज़ों के बारे में हम जाने और इसको अपने खेत में, खलिहान में, सिवान में, घर में, परिवार में जो नई नई विज्ञान की तकनीकी आ रही हैं, कृषि विज्ञान की तकनीकी आ रही हैं, उनका हम समावेश करें। अभी चर्चा हो रही थी, एक भाई बैठे हुए मिलकर चले गए हैं वो, कि मान लीजिए गेहूँ इस समय दब ही रहा है, आपका मौसम प्रतिकूल चल रहा है, काफ़ी कोहरा पड़ा, काफ़ी ठंडी पड़ रही है, 8 डिग्री 9 डिग्री 7 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। अब अभी तक हम लोग जो यूरिया डाई की पोटाश की बोरियां ढोए हैं, अब उसका जमाना भी चला गया है। अब हमारे आपके क्षेत्रों में नैनो उर्वरक आ गए हैं। नैनो शब्द को आप लोग समझिए कि किसी भी चीज का इतना बारीक टुकड़ा कर दिया जाए, 1000 टुकड़ा, लाख टुकड़ा इतनी बारीक कर दिया जाए कि उनको हम नंगी आंखों से ना देख सके। इसी को नैनो पार्टिकल कहते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब जो नैनो उर्वरक हमारे बीच में आ गया है, हमारे कृषि विज्ञान के कठुआ पर इसका हम लोगों ने प्रदर्शन भी लगाया हुआ है। हम वैज्ञानिक किसी चीज को पहले अपने यहाँ टेस्ट करते हैं, परीक्षण करते हैं उसका। जब कोई तकनीक, कोई बीज, कोई दवा, कोई आइडिया जब विकसित होती है, वहाँ सफल होती है, तब आकर के हम आपके बीच में उसको बोलते हैं। तो हमारे कृषि विज्ञान के कठुआ में नैनो यूरिया का, नैनो DAP का, सागरिका का, प्राकृतिक खेती का, जैविक खेती का 5 प्रकार के प्लाट बना करके उनका 5 चीजों का प्रदर्शन किया है। तो ये अभी तक की आपकी यूरिया 300 के आसपास, और बोरी यूरिया का अंतर देखें कि यूरिया में आपके 46.4% नाइट्रोजन पाया जाता है, और शेष 54% जो होता है वो होता है रासायनिक राख। इसी का अधिकाधिक प्रयोग करके रासायनिक उर्वरकों का, रासायनिक कीटनाशियों का, खरपतवारनाशियों का, रोगनाशियों का प्रयोग करके अधिकाधिक पंजाब और हरियाणा, वहाँ का कृषि, वहाँ का वातावरण सब कुछ जो है तहस नहस हो गया। पूरा प्रदेश रोगी घोषित कर दिया है। अब लोग जाने 2016 के पहले इस प्रदेश पंजाब हरियाणा कृषि के उत्पादन में देश में नंबर 1 हुआ करते थे। 2016 के बाद अब अपना उत्तर प्रदेश आज भारत में नंबर 1 पे रैंक कर रहा है। तो साथ साथ नंबर 1 पे हम रहें और आगे बढ़ें। ये जागरूकता बहुत जरूरी है कि हमारे हाथों से प्रदूषण ना होने पाए। होता है भाई, इतना विकास कर लिए, इतने बड़े पहलवान हो गए। कहावत यादव में मैंने याद किया है कि हमारे दादा बहुत मजबूत थे, बहुत पहलवान थे। क्या हुआ, वो जाकर के शेर से लड़ गए, फिर क्या हुआ, पिताजी मर गए। ये कोई बहादुरी तो नहीं हुई। हम इतना विकास कर ले, इतना विकास कर ले कि हमारा समाज ही खत्म हो जाए, तो कोई विकास तो हुआ नहीं। तो जागरूकता के साथ आप प्रगत करें और कृषि विज्ञान की जो भी नई नई तकनीकें आती हैं उनका आप समावेश करें। तो रासायनिक राख की जगह पर अब जो नैनो यूरिया आई हुई है, वो मात्र आधा लीटर की बोतल वो जो है 240 रुपए मिला करती है, और उसको 125 लीटर पानी में मिला करके प्रति बीघा उसका जो है छिड़काव करें अपने फसलों पर। तो जितना काम एक बोरी यूरिया किया करती है, वो आपको नैनो यूरिया की बोतल 240 रुपए की उतना काम करेगी। तो हमारे हाथों से इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि पर्यावरण का प्रदूषण, मिट्टी का प्रदूषण, जल का प्रदूषण, ये तीनों चीजें बहुत ही आसानी से जो है रोकी जा रही हैं, और हमारी खेती की लागत भी जो है कम हो रही है। खेती करने की जो हमारी तकनीकियां हैं उसमें भी हमको आपको आसानी हो रही है। इसके प्रति में जागरूक होना चाहिए। जब हम बोरियों के पीछे ना घूमें, नई तकनीकियां आ गई, हम जागरूक हों, इनको अपनाएं। इस समय अपने आजमगढ़ में, पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में नैनो यूरिया विक्रय में भी आ गई है। उसका विक्रय किया जा रहा है, और जहाँ जहाँ इनको की दुकानें हैं वहाँ पर आपको 8 बोतल आसानी से मिलेगी। तो दोस्तों, आपके बीच में हम बैठे हुए हैं, तो कहीं कोई जानकारी निकल के आएगी उसके समाधान के लिए पूरे प्रस्तुत होंगे। बहुत अच्छा लगा आपके बीच में आकर के। जय हिंद, जय भारत। आज इस ग्राम सभा में
आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से, अपने स्वयं की तरफ से मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का इस नववर्ष में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, ताकि ये नववर्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और आप सभी को स्वस्थ एवं निरोग बनाए रखे। और इस कार्यक्रम के इस मंच पर हमारे बीच में उपस्थित मेरे पिता तुल्य श्री मार्कंडेय सिंह साहब, जो इस ग्राम सभा के पूर्व प्रधान भी रहे, और जो हम लोगों का विशेष कृषि की जो भी तकनीकियां हैं, मैं आपको उसमें अग्रणी पाता हूं कि उसको अपनाने में जरा से भी विलम्ब और जरा सा भी संकोच नहीं आप करते रहे। इसलिए जो है हम सभी लोग कई भले ही जनपद में रहते हैं, लेकिन मन और दिल आपके पास लगा रहता है और उस फसलों के बारे में भी सोचते रहते हैं कि आपके यहाँ जो फसल होंगी निश्चित रूप से जनपद के अन्य किसानों के यहाँ फसल जो होगी उससे ज़रूर अच्छी होगी। और साथ ही हमारे बीच में देख रहे हैं हम लोग, आप हम सबके बहुत ही करीबी हैं महेंद्र सिंह साहब, जो विगत 5 वर्षों से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मालवी प्रयास कर रहे हैं। और आज जो है वो प्रयास इनका जो है राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में कामयाब रहा। और आप सभी लोग जब कभी भी प्रधानमंत्री को सुनते होंगे या कृषि मंत्री को सुनते होंगे तो निश्चित रूप से वो प्राकृतिक खेती को, जैविक खेती को, नेचुरल खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि हमारा जो समाज है, जो किसान परिवार है, और वो स्वस्थ रहे। किसी एक चीज़ को बढ़ावा दे करके एक अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं, लेकिन स्वस्थ अनाज, पौष्टिक अनाज मिलना और उस अनाज को हम जिस सेवन करते हैं कि हमें हमारे शरीर में पोषण करेगा, जब वो खुद ही भरपूर नहीं है पोषण से, तो हमारा क्या पोषण करेगा। तो इसलिए जो प्रकृति के साथ जो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं वो शायद जो है अनुसरण हम लोग पहले करते थे, अब उससे विषयांतर हो गए, लेकिन फिर वो चीज़ें हमारे बीच आगे आने लगी हैं और उसके लाभ भी मिलने लगे हैं। तो निश्चित रूप से आप जो है इसमें काफ़ी अच्छा प्रयास है। जहाँ कहीं भी एक सूचना मिल जाती है तो वो जो है वहाँ जरूर पहुँच जाते हैं। हम लोग जब एक पढ़ाई करते थे तो एक मंत्र करके जो है पाठ था, और उसमें जो मंत्र जानने वाले थे वो अगर जान जाते हैं कि अमुक आदमी को सर्प काट लिया है तो वो वहाँ मना करने के बाद भी जाते थे। तो इसलिए वो चीज़ें बढ़ पड़ने को चलती हैं और वो लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगता है। कोई चीज़ शुरू होती है तो ज़रूर उसके में दिक्कतें आती हैं, लेकिन धीरे धीरे बाधाएं दूर होती हैं, कमियां पता चलती हैं और उसका समाधान निकलता जाता है, फिर सफलता मिलती जाती है। साथ ही हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के हमारे सहयोगी डॉक्टर साहब हैं, जिनको अभी आपने सुना, और जैविक पर हमने इनको एक मिशन मोड में लगा रखा है, ताकि जहाँ कहीं भी जैविक को बढ़ावा देने की बात है निश्चित रूप से डॉक्टर साहब का उसमें पूरा समर्पण रहता है। और केंद्र पर भी आप कभी भी आएंगे तो वहाँ भी आते जाते आप देखिए कि मतलब प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और नैनो आधारित खेती, ये चारों के हम लोग ब्लॉक बना करके इस बार उसको परीक्षण में रखे हैं और इसका परिणाम हमें अप्रैल तक मिलेगा। हमारे साथ जो है प्रेमचंद जी हैं, जो कभी हम लोगों के साथ ही रह के फार्म पे रहते थे, काम करते थे और जैविक खेती को अपने घरों पर, चाहे वो मधुमक्खी पालन भी आपके पास है, जैविक खेती, जब कभी भी आपको केंचुए की ज़रूरत हो इनके पास हमेशा केंचुआ रहता है। लेकिन कई लोगों को हमने देखा कि वो कुछ दिन किए फिर छोड़ दिए, वो ख़त्म हो गया, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया। तो निश्चित रूप से आपका प्रयास बहुत ही सराहनीय रहा। और जनपद में जब कभी भी किसानों का प्रशिक्षण होता है तो अंतिम दिन जैसे कहीं विजिट कराना होता है, दिखाना होता है कि चलिए कौन लोग कर रहे हैं, तो उसमें जो है प्रेमचंद के यहाँ ही जनपद के लोग किसान जो होते हैं वो जाते हैं और देखते हैं। तो इस स्तर पर इन्होंने अपने जैविक खेती को बढ़ा रखा है, साथ ही साथ जो वर्मी कंपोस्ट है उसका बेहतर उत्पादन कर रहे हैं। हमारे यहाँ हम लोग कृषि में हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है।
हमारे साथ में राकेश पांडे जी हैं, जो इंजीनियर हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर थे। इन्होंने 20 साल सेवा की है। जैसा आप बता रहे थे कि इन्होंने 168 देशों को घूमा है, और उसके बाद जो है फिर यहाँ हम लोगों के बीच में है। क्योंकि जो हम लोग काम कर रहे हैं आजकल, वो एक मीडिया पर भी जाना चाहिए। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है। जो लोग हमारे पास नहीं हैं वो भी हम लोगों को देश विदेश में कहीं भी हों, आपके लोग हों और विदेश में भी हों, तो वो आज के इस कार्यक्रम को वो देख सकते हैं कि मतलब वहाँ पर हमारे दादा घर के लोग सब लोग हैं और वहाँ पर ये आयोजन हुआ। तो उसकी भी ज़रूरत है, बगैर उसके जो है लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती है। तो इस तरह से आप सभी लोग निश्चित रूप से ये गांव जो है टेक्नोलॉजी एडाप्शन में काफ़ी आगे है। और हम सभी लोग बहुत पहले जब आजमगढ़ में ट्रेंच प्लांटर नहीं था, तो 2008 में हम लोगों ने पंजाब से ट्रेंच प्लांटर मंगवा के पहली खेती गन्ने की पेड़ रो यहीं शुरू हुई थी। प्रधान जी की भी काफ़ी वो रहता है कि केवल पता चल जाए कि कुशीनगर में अच्छा गन्ना है या शाहजहांपुर में अच्छा गन्ना है, वो गन्ना आएगा चाहे जैसे आए। तो ये इच्छा शक्ति मैंने केवल शिव प्रसाद सिंह को, जो तिवरिया खुर्द के थे, उनको मैंने देखा। वो जान जाते थे कि मध्य प्रदेश में अमुक किसान अच्छा खेती कर रहा है, तो अपना छड़ी उठाते थे और मध्य प्रदेश चले जाते थे, उससे पूछ के समझ के तब आते थे। जिन्होंने आजमगढ़ में लाल भरुआ मिर्चा ले आने का श्रेय उन्हीं को जाता है। तो इस तरह से हम आज जो प्रशिक्षण आपके बीच में रखें, क्योंकि इससे पहले हम आए थे तो आपको जो पूसा का डिकम्पोजर था वो हमने दिया था। अब आप गेहूं की बुआई उसके बाद कर लिए होंगे। अब आपके खेतों में खरपतवार की समस्या आने वाली होगी, है ना, क्योंकि सभी लोग पुरानी नमी पे ही बुआई किए हैं। तो जो पुरानी नमी पर बुआई होती है तो उसमें खरपतवार पहले उगता है, गेहूँ बाद में उगता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको जानना यह है कि कैसे उसका बहुत ही समय पर निदान करें, ताकि फसल और खरपतवार दोनों के बीच में कोई प्रतियोगिता न हो। खाने वाले जो है 100 हैं, आ गए 200 लोग, तो खाना निश्चित रूप से घट जाएगा। तो इसलिए जब फसल जो खेत में है उसमें खरपतवार उगते हैं तो वो भी एक पौधा होते हैं, और वो भी उतना ही चीज़ें लेते हैं जितना फसल लेते हैं। तो दोनों में प्रतियोगिता शुरू हो जाती है, और जो कुछ हमने बाहर से दे रखा है जो उर्वरक के रूप में, पोषण के रूप में, वो भी अच्छा उपयोग कर ले जाते हैं। छिटकवा की यही समस्या है, उसमें खरपतवार नियंत्रण बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन जो लोग सीधे बुआई कर लेते हैं तो उसमें ये समस्या थोड़ी कम रहती है, क्योंकि वो खरपतवार उर्वरक पाता ही नहीं है, तो वो उतना उसको रोकना बहुत आसान होता है। लेकिन जिसके पास खरपतवार और हमने DAP, पोटास, यूरिया जो भी दे रखा है वो भी उतना अच्छा उपयोग करके और मजबूत हो जाते हैं, तो रोकना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों को भी हमें जानने की ज़रूरत है। अभी जो जाड़े की बरसात हुई थी, अचानक हुई थी, तो ये निश्चित रूप से हमें जो हमारी दलहनी तिलहनी फसलें थी इनके लिए बहुत कारगर रही। जो लोग समय से बोए थे समझिए कि उनके लिए काफ़ी लाभप्रद रहा, और जो लोग सिंचाई नहीं कर पाए थे उनके लिए भी समझिए कि कुछ राहत के दिन और मिल गए। जो लोग सरसों में अगर सरसों की उपज बढ़ानी होती है तो उसमें सल्फर का प्रयोग करते हैं। सिंचाई अगर आप नहीं कर पाए थे तो अगर अवसर जब सिंचाई करना हो तो उसमें आप सल्फर का प्रयोग यूरिया के साथ करके तब सिंचाई करें, और फिर आपको उसका अच्छा लाभ मिलेगा। खरपतवार की जैसे मैं बात कर रहा था, तो हाँ जी, सिंचाई करने के बाद सल्फर नहीं डाल सकते, क्योंकि सल्फर पानी पाता तभी काम करता है। आप सल्फर खेत में डाले रहिए और सिंचाई जब तक नहीं करेंगे तब तक उसको फसल से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जैसे ही खेत में नमी बढ़ेगी, पानी जाएगा, तो सल्फर जो है फसल लेना शुरू कर देती ये है। तो इसे कि हाँ नहीं, स्प्रे करवा सकते हैं, लेकिन वो स्प्रे वाला जो ना वो 80% का आता है। हाँ, अलग वेटेबल सल्फर होती है, ज़्यादातर लोग जानते नहीं सल्फर। बड़ा सही आपने प्रश्न किया कि जैसे सल्फर जब लेते हैं जिसमें ज़्यादातर दुकान 80% का रखते हैं,
तो 100-125 रुपए में देते हैं, तो वो पत्ती पर छिड़कने वाली सल्फर होती है। लेकिन हम जाने अनजाने में उसको खाद में यूरिया मिला के डालते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं मिलता है। क्यों? हमें पता नहीं है। जो सल्फर जो है 90% की होती है, वो मिट्टी में मिलाने वाली होती है, तो उसको आप खरीदिए अगर आपको यूरिया के साथ मिला के स्प्रे करना है तो। नहीं तो आप 80% लीजिए और उस पर WP लिखा रहता है, तो इसका थोड़ा ज्ञान आपको रखना होगा। इसलिए हम सल्फर में उसको अवॉइड करने के लिए करीब 350 रुपये का 25 किलो की खाद आती है जिपमाइट। जिपमाइट आप ले लीजिए, दानेदार होती है, और उसको सिंचाई से पहले अपने खेत में दे देंगे। खेत में देने का मेरा सिंचाई से पहले कहने का मतलब ये है, क्योंकि सल्फर हमें मिट्टी में मिलाना था, लेकिन हम उस समय नहीं कर पाए। तो जब हम पहले छिड़कते हैं, जब पानी खेत में धीरे धीरे बढ़ता है, तो वो खाद जो है वो दानेदार एक तो दिखती नहीं है, लेकिन जब पानी जाता है तो उसके अंदर चली जाती है। लेकिन जब पानी देने के बाद हम देंगे तो वो ऊपर ऐसे पड़ी रहेगी दानेदार, फिर वो अच्छा उपयोग नई फसल को हो पाता है। तो ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा। मैं ये बता रहा था कि जैसे गेहूं में खरपतवार है, तो कौन सी दवा डालें जिससे जो है गेहूं की हरियाली भी बढ़ जाए, खरपतवार भी मर जाए और उपज भी बढ़ जाए। एक तो दवा ऐसी आती है, एक ऐसी दवाएं आती हैं कि जो पहले गेहूं को पीला करती हैं, खरपतवार मारती हैं और गेहूं भी पीला होता है, तब जाकर के जो है कुछ दिन बाद कब हरा होता है, तो उसमें नुकसान होता है उपज का। तो आपके पास जैसे दवा मिले तो क्लोडिनोफाप करके दवा आती है, क्लोडिनोफाप टॉपिक के नाम से आती है। तो ये दवा आप ले लीजिए पतली पत्ती के लिए, गेहूं के डालने के लिए। और आज जिनके खेतों में मकोई हो, हिरनखुरी है, र्यूमेक्स है, जैसे जिसको बनपालक बोलते हैं, बाद में आप देखते हैं इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है। हाँ, और एक आजीमोन आता है जिसको सत्यानाशी बोलते हैं। पता नहीं आप क्या होता है कि नहीं, उसमें पत्तियों में खूब कांटे होते हैं, जैसे पत्ती पे कांटा होता है, दिखता है कांटा, वो भी जो है जिनके खेतों में इस तरह के मकोई हो तो वो लोग मेट सल्फ्यूरान ना खरीदें। मेट सल्फ्यूरान से वो ये 4-5 खरपतवार नहीं कंट्रोल हो रहे हैं, उनके लिए 2 दवा आती है, नाबूद करके आती है या एफिनिटी करके, FMC कंपनी है उसकी दवा एफिनिटी करके आती है। ये दवा 20 ग्राम 1 एकड़ का डोज आता है। इस दवा को डालेंगे तभी ये रुक पाएंगे, नहीं तो जैसे आप अप्रैल में जब देखेंगे कि गेहूं सूख गया तो उसमें पूरे खेत में आपको जो है र्यूमेक्स बनपालक दिखाई पड़ेगी, इतनी बड़ी बड़ी लाल लाल रंग की हो जाएगी तब तक, और मकोई पूरा खेत को हरा कर देगा। नमी कुछ भी नहीं है लेकिन हरियाली पूरे खेत में हो जाएगी। तो जो हम मतलब कटाई करते हैं मशीन से, तो उसमें वो जब आने लगता है तो हमारा गेहूँ जो है खराब हो जाता है और कटाई में भी असुविधा होती है। तो इन चीज़ों के लिए अभी से आपको आज के इस प्रशिक्षण का लाभ लेना होगा, और ताकि जो है आपको अच्छा लगे। मैं कुछ किसानों के यहाँ मैंने देखा कि वो जब पिछली बार दवाएं पड़ी थी तो गेहूँ पीला नहीं हुआ, खरपतवार तो मर गया, गेहूँ पीला नहीं हुआ, हरियाली ऊपर से बढ़ गई। तो उनको लगा कि ये दवा नकली है, क्योंकि गेहूँ पहले पीला होता है तब फिर हरा होता है। तो वो एक भरोसा देता है कि दवा सही काम किया। अगर गेहूँ पीला ही नहीं हुआ तो इसका मतलब दवा अच्छा काम नहीं किया। तो इस भ्रम में न रहे, ये 2 दवाएं आप लीजिए, और इनका जैसे आप जब स्प्रे करते हैं, मान लीजिए 1 एकड़ की फाइल आती है 25 बिस्वा तक के लिए, आपका खेत जो 28 बिस्वा है, तो बढ़ा कर मैंने दवा किसी को दूसरे को देते हुए नहीं देखा कि हमारे से ज़्यादा है आप ले लीजिए, वो उसी में एडजस्ट कर लेते हैं। तो जितना एडजस्ट करते हैं उतना ही पीला होता है कि नहीं। तो लेकिन अगर क्लोडिनोफाप को आप जो है डबल कर देते हैं, 3 बार भी मार देते हैं, तब भी जो है आपका गेहूं कहीं पीला नहीं होने वाला है। कोई कहीं एक भी गेहूं की पौधा आपका पीला नहीं हो सकता। तो इस तरह से मतलब जो दवाएं नई आई हैं उनको आप अच्छा यूज करिए। मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे नैनो यूरिया का, नैनो यूरिया के बारे में ये मुझे थोड़ा आपको अपने तरफ भी ले जाना है कि जब कभी हम लोग खरपतवार नियंत्रण करते थे
तो पहले हमें किलो किलो में दवाएं देते थे। 240 आता था कितना जो है 1 किलो, आधा किलो का डिब्बा आता था, उससे छोटा पैकेट ही नहीं आता था। ध्यान है कि नहीं प्रधान जी? आइसोप्रोटोलॉन लेते थे तो हम लोग जो है वो भी आधा किलो से छोटा पैकेट नहीं आता था। अब आपका खेत जितना हो तो एक हेक्टेयर में लोग जो है उसको 2 से 2.5 किलो मिलाते थे। किसमें? यूरिया में। स्प्रे कम लोग करते थे तब, यूरिया मिलाते थे 1 किलो जो है, जो रिकमेंडेशन थी उससे डबल मिलाते थे, क्योंकि हम फूली पत्ती के बजाय जमीन में देते थे तो जमीन से वो घास मारना था, तो हम ओवर डोजिंग करते थे। तब दवाएं किलो किलो में आती थी। आज आप दवा क्या देख रहे हैं? आज ग्राम में आती है। अगर 1 एकड़ चौड़ी पत्ती के खरपतवार मारना है, जैसे मैंने एफिनिटी बताया, नाबूद बताया, तो 20 ग्राम होगा। या आप मेट सल्फ्यूरान लेते हैं, अगर ये खरपतवार नहीं है तो आप मेट सल्फ्यूरान ही यूज करिए, वो सस्ता भी है। मेट सल्फ्यूरान आपको जो है कितना 8 ग्राम लगेगा 1 एकड़ में। 8 ग्राम दवा और 1 एकड़ खेत, जरा इसका आकलन करिए कि कैसे काम कर रही दवा। इसलिए जो नैनो यूरिया है, हो सकता है जो कमिंग डेज में, आने वाले दिनों में ये हमारा आसानी हो जाए कि हम बोरा ढोने से बच जाएं और हम इसी का स्प्रे करके अपना काम कर लें। गवर्नमेंट भी इसी दिशा में लगी है। ये जो ट्रांसपोर्ट है और ये सब प्रोसीजर है, जो फर्टिलाइज़र बेचने वाले हैं वो अलग परेशान हैं, जो खरीदार हैं। अभी मैं परसों एक दुकान पे था और वहाँ जो है वो कह रहे हैं कि एक बार आधार हमारे यहाँ दिखा के खाद ले गए, एक बार आधार वहाँ दिखा के खाद ले गए और उनके यहाँ जिला कृषि अधिकारी के यहाँ शो कर रहा है कि आदमी ज़रूरत से ज़्यादा खाद ले गया, है ना। तो इस तरह से है, लेकिन ये कि आने वाले दिनों में ये सब चीज़ें होंगी। मैं ज़रूर ये कहूँगा कि आपका जो गांव है वो पूरा जो है वो पुआल प्रबंधन में लगा रहा। और इस साल जनपद आजमगढ़ में, क्योंकि इस बार शासन का भी काफ़ी दबाव था, तो पिछले साल जो करीब 64 केसेज आई थी जब बर्निंग की, जो सेटेलाइट से लिया गया था, इस साल घट के काफ़ी कम हो गया और वो 38 पे रहा। अच्छा, उसमें भी कुछ लोग जरूर जलाए, जलता हुआ मैंने देखा भी और कुछ कार्रवाई भी हुई। लेकिन दूसरा जो जलने का क्रम था, जैसे जो थ्रेशर से पुआल निकालते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, ऐसा ढेर जैसा हो जाता है, तो उसकी भी जब बर्निंग होती है तो वो सेटेलाइट से रिकॉर्ड कर लेता है कि यहाँ बर्निंग हो रही है। तो कुछ केसेज ऐसे भी थे, लेकिन जनपद हमारा जो है अभी करीब 8-10 दिन हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश की एक मीटिंग हुई थी ऑनलाइन। तो उसमें जो जनपद हमारे थे पूर्वांचल के और पूरा उत्तर प्रदेश का था, जोन का था, तो सबसे कम जब बर्निंग के केस यानी पुआल जलाने के केस आजमगढ़ में ही थी, 38 थी। तो ये हम लोगों के लिए भी एक अच्छा रहा। और आगे चल कर के हमें गेहूं का जो रेजिड्यू होगा उसको भी उपयोग करना है। आप सभी लोग अगर किसान हैं तो अपने दिल पे हाथ रख के सोच सकते हैं कि हम खेत को क्या देने वाले हैं। जिस खेत में बार बार हम ले जा रहे हैं, ये जो फर्टिलाइजर है ना, ये हमारा साथ अब नहीं दे रहे हैं। हम केवल इनके साथ हैं, लेकिन वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। हमको जितनी उपज लेनी थी हम ले रहे हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं जा पा रहे हैं, है कि नहीं। तो उससे ज़्यादा और फर्टिलाइजर का और अच्छा यूज करने के लिए हमें खेत, जिस ज़मीन पे काम करना, उसको भी सोचना है, उसके लिए उसको मजबूत बनाना है। और उसको मजबूत बनाने में, जैसा अभी हमारे बीच में प्राकृतिक खेती के लिए हैं महेंद्र सिंह साहब हैं, इनका आपके बहुत करीब फार्म है, आज ये काफ़ी विकसित अवस्था में है। और हम जो है जब तक कृषि में कोई काम खुद करके नहीं देखेंगे, तब तक हम दूसरों पे ऐसे कंकड़ उछालते रहेंगे, उसकी बात काटते रहेंगे। कोई बार आप एक बार कुछ प्रयोग तो करके देखिए, आप एक बार जीवामृत डाल के तो देखिए, एक बार अपने खेत में पुआल सड़ा के तो देखिए, एक बार अपने खेत में गेहूं का वो डाल के तो देखिए कि क्या होता है। तो इसलिए हम जब तक उसमें करके नहीं गुजरेंगे तब तक ऐसे ही मिलते रहेंगे और ये सब चलता रहेगा, उससे कोई आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम लोग इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए लगे हैं और उसमें जो कुछ सहयोग कुछ भी हो पाएगा, हम लोग ज़्यादातर आपकी मदद के लिए रहेंगे।
जैसे यही है कि आज संडे का दिन था, हम लोग चाहते तो मेरा अपना दिन है संडे, है ना, हमारे अधिकारी भी हमको नहीं कहते कि आज जाके कोई ये काम करो, लेकिन हम स्वेच्छा से अपने आए कि चल के हम लोग दिन क्या यूज हो, हमारा एक एक दिन उपयोग में आए, तो हम इसको कैसे लाभ में बदल सकते हैं और कैसे जैसे जो बदलाव आ रहे हैं, जैसे बहुत वेराइटी आपके बीच में है, गेहूँ आप खरीदने जाएंगे आपको 10 वेराइटी का गेहूँ दिखेगा, आपको कौन बताएगा कि ये गेहूँ लीजिए उसको मत लीजिए, कौन बताएगा, जरा बताइए, आपको पता नहीं है कि ये जब बो के अंतिम आएगा, आपको मार्च अप्रैल आएगा, तब कहेंगे अच्छा था नहीं अच्छा था, है कि नहीं। तो इन चीज़ों को इन्हीं माध्यमों से बताया जाता है, जैसे मैंने बताया ना खरपतवार की दवा, आप इसको करके देखिए तब आपको इसका मजा मिलेगा। टेक्नोलॉजी से तो हमें आराम न मिलना चाहिए, हमारा लाभ होना चाहिए, तो हम तभी लाभ ले पाएंगे जब हम उसके बारे में जानेंगे। जब उसको जानते ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम क्या करें, कुछ नहीं, तब पूछेंगे जिससे, जो जैसा बताएगा वैसा हम करेंगे, है कि नहीं। तो वो ठीक नहीं होता, इसके लिए संस्थान बने हैं, वहाँ भी कभी आते जाते जो है आप लोग आइए, देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमने तो अपने फार्म पे बेस्ट यूज़ किया जो है, चूँकि फार्म में हमारे पानी बहुत, आज भी कुछ प्लाट में पानी है, बारिश का किनारे कुछ प्लाट हैं आज भी पानी है, तो वहाँ पर जो है हम सीधे जो है हमने वो चलवाया, मल्चर चलवाया, और मल्चर के बाद जो सीधे 0 टिल से बो लिया। मेरा प्लाट आज भी है और अप्रैल मई जून तक भी रहेगा, क्योंकि जब हार्वेस्टिंग होगी तो भी ऐसे रहेगा। आप देख, चूँकि उसको खोल के फिर से हमें और ऑपरेशन करने का मेरे पास टाइम नहीं है कि नहीं। तो कौन टेक्नोलॉजी कहाँ फिट हो रही, कौन नट कहाँ फिट होगा, वो तो वहीं न जाएगा, दूसरी जगह नहीं लगेगा। तो हम लोग इन चीज़ों के साथ रहें। प्राकृतिक कृषि में अगर आप नेचुरल फार्मिंग में, जैविक खेती में अगर हम बढ़ते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो हमारे खेतों में फसल अवशेष है वो एक भी व्यर्थ न जाने पाए। अनाज हम लेके चले आ रहे हैं, लेकिन हमें ये अवसर जो है उसको छोड़ना नहीं है। ये कितना अच्छा है कि जब कभी हम लोग पूरा का पूरा अनाज हमारे खलिहान में आता था डंठल सहित, और अनाज किसी भी तरह से, चाहे थ्रेसर से, चाहे पिटाई करके हम ले लेते थे, और सारा अवशेष वहीं रहता था, यूज होता था, उपयोग होता था, या सड़ जाता था, या जला दिया जाता था। लेकिन आज जो है उसी खेत में है, केवल हमें उस खेत में मिलाना है। तो आप देखे होंगे प्रधान जी, जैसा मुझे लगता है जरूर 40-50 बीघा सुपर सीडर चला होगा, कितना चला। तो सुपर सीडर जो मशीन आई, उससे जो है आपको जरूर देखने को मिला होगा, फसल और खेत भी जो है बगीचा जैसा लगता है जब वो लाइन से, दूसरे का भी अच्छा लगता है, चाहे किसी का हो, लेकिन अगर अच्छा हो तो मन जरूर होता है। आप भी जाएंगे किसी समय तो आपके शरीर का तनाव खत्म होगा, है ना। चीज़ें अच्छी रहती हैं तो आदमी वहाँ अपने आप खुश हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो केवल हम छीट बो दिए, मिला के दिए, कर लिए, चलिए हो गया, ऐसा नहीं है। जो चीज़ें प्रिंसिपली जब हम लोग, आप ही वो किसान हैं, जब कभी जो है बैल से खेती होती थी तो हम वैज्ञानिक ढंग से खेती करते थे, तब छिटकते नहीं थे, लाइन में ही रहते थे। जैसे ही मशीनें आना शुरू हुई, ट्रैक्टर आने, मैकेनाइजेशन बढ़ा, तब छिटकवा ने इसकी जगह ले लिया, है ना। अब जब महंगाई आ गई तो हम रास्ता ढूंढने लगे कि कैसे अच्छा करेंगे। तो ये सब विषय समय समय पर हम लोग आपके बीच में इसको बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। आप लोग भी किसी अवसर को जाने मत दीजिए, ऐसा नहीं कि ऐसा मिला तो ऐसा हमने कर लिया। आप अपने पीढ़ी, ये जो जमीन है, जो ये खेती है, आपसे पहले भी लोग करते रहे, उससे भी पहले होता रहा, आगे भी होगा। तो लेकिन जैसा हम दिखा के जाएंगे वैसे ही होगा। अगर आदमी को लाभ मिलेगा, उसके ज़मीन से लाभ मिलेगा, टेक्नोलॉजी से लाभ मिलेगा, और श्रम कम लगेगा, तो उसको ज़रूर अपनाएंगे। बातें बहुत सारी हैं, और मैं इसको 2 हिस्से में ज़रूर चाहूँगा। एक बार यहाँ सभी लोगों को सुन लेने के बाद फिर हम लोग चल के स्थलीय निरीक्षण करें, जिस प्लाट पर आप चाहें वहाँ चला जाए, और ज़रूर देख करके वहाँ निर्णय हो। मैं जो लोग सुपर सीडर से बुआई किए, हालांकि मुझे लगता है ज़्यादा लोग इसमें नहीं किए हैं, सुपर सीडर में सिंचाई के बाद एक बार गेहूँ पीला होता है ना। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो आवश्यक होता है कि जब हम ज़मीन खोल देते हैं तो पुआल जो है वो मिट्टी से मिल जाता है,
हैप्पी सीडर में जो है वो पुआ जमीन काटता नहीं था, सीधे बो देता था, पुआ भी उसके ऊपर रहता था। लेकिन सुपर सीडर जो है वो क्या करता है, पहले मिट्टी भी खोदता है, फिर पीछे पहले पुआल काटता है, फिर मिट्टी खोदता है, फिर उसके बाद बुआई कर देता है। तो यानी ये 3 ऑपरेशन वो एक पास में करता है। जो लोग तावा वगैरह चला दिए हैं, डिस्क हैरो चला दिए हैं, उसके बाद अगर बोए हैं तो और पुआल मिक्स हो जाता है और मिक्स हो जाता है। लेकिन जो ही आप सिंचाई करते हैं फिर गेहूँ पीलापन लेना शुरू कर देता है। हाँ, तो इसीलिए उसको ना सिंगल पास में ही बोना चाहिए। मशीन तो एक बार में बोने के लिए बनी थी। तो जब पीलापन आता है तो इसका मतलब जैसे हम जब छिटक के बोते थे तो उसमें यूरिया डाल के बोते थे। जब खेत तैयार करके हम बोते हैं तो क्या करते हैं, यूरिया डाल के बोते हैं ना, डीएपी यूरिया पोटाश सब डाल के बेसल जिसको बोलते हैं। लेकिन जब हम मशीन पर जाते हैं तो जब जमीन खोल रहे हैं तो इसका मतलब फिर यूरिया हमें पहले ही डाल देना चाहिए, पहले ही डाल देना चाहिए, ताकि जो है जब पुआल मिट्टी में मिलेगा और हम सिंचाई जब करेंगे तो पुआल सड़ना शुरू होगा। जब पुआल सड़ना शुरू होगा तो वो उसको सड़ाएगा कौन, उसको जीव सड़ाएंगे, सूक्ष्म जीव सड़ाएंगे। और वो सूक्ष्म जीव की संख्या बढ़ने लगती है क्योंकि उनको खुराक अब मिल गया, उनका परिवार बढ़ने लगता, लाखों लाख बढ़ने लगेंगे। और वो जब बढ़ने लगते हैं तो जमीन में जो भी नाइट्रोजन होता है उसको लेते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन से ही प्रोटीन बनती है। और जो उनकी जो संरचना होती है वो प्रोटीन की ही होती है, बैक्टीरिया की। तो वो जो है सब जितना नाइट्रोजन है वो सब लेने लगते हैं, तो हमें नाइट्रोजन की कमी खेतों में होने लगती है और फसल पीलापन दिखाने लगती है। लेकिन ये कम से कम 10, 12, 15 दिन प्रक्रिया चलती है। जैसे ही सड़ाव पूरा होगा तब जाकर के जो है फिर वो फसल हरियाली की तरफ बढ़ेगी और फिर वो हरियाली आगे तक बनी रहेगी। इसीलिए जहाँ कहीं भी आपको अनुभव अगर कुछ होगा, जहाँ कहीं हम लोग सड़ी गोबर की खाद भी डाल देते हैं और तुरंत फसल बो देते हैं, तो जितनी दूर वो पड़ी रहती है वहाँ का भी गेहूँ या कोई फसल पीली हो जाती है। लेकिन 15-20 दिन बाद वो फिर हरियाली तक बदलती है। तो वो प्रक्रिया सड़ाव वाली और फिर वो पोषक तत्व में बदलने वाली, दोनों 2 चीज़ें होती हैं। जब तक उसका पालन नहीं होगा तब तक हम लोग इसको नहीं कर पाएंगे। पढ़ते समय या खाद में कभी पढ़िए आप, उसमें रहता है कि खेत में सड़ी गोबर की खाद 20 दिन पहले मिला देना चाहिए। भली भांत खेत में जोत के मिला देना चाहिए। क्यों 20 दिन पहले मिला देना चाहिए? इसलिए कि जो उसमें इमोबिलाइजेशन मिनरलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, जो जीवाणु की प्रक्रिया है, वो पूरी हो जाए। कोई पौधा जो है वो सीधे गोबर नहीं खाता है या सड़ी खाद नहीं खाता है, न सीधे यूरिया लेता है। जब तक उसके रूप में उसको अनाज नहीं, वो पोषक तत्व तो नहीं मिल जाए, तब तक उससे कोई मतलब नहीं कि आपने क्या दिया है कि नहीं। तो इन चीज़ों को भी समझना होगा। और भविष्य की जो कृषि है वो दूसरे रास्ते पे जा रही है और उस रास्ते पर भी हम लोग अभी से चर्चा और अनुसरण करना शुरू कर दें, ताकि जो है ये शुरू पहले से रहेगा तो इसका अनुपालन भी होता रहेगा और बाजार भी धीरे धीरे अलग अलग विकसित होती चली जाएंगी। अब अलग अलग बाजार हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। तो इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। और अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो या कोई जानकारी हो जो हम लोग यहाँ से न बता पाए हों, तो उसके लिए हम सभी लोग आपके साथ हैं। और मैं अपनी बातें अग्रिम आपको 9 वर्ष की बधाई देते हुए समाप्त करूंगा और उम्मीद करूंगा कि जो प्रदूषण है, बढ़ाते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम चूँकि कृषि में हैं तो सबसे ज़्यादा प्रभावित हम ही लोग होते हैं। अगर कोई भट्ठा चला रहा तो उसकी खेती से क्या मतलब, गेहूं से उससे क्या लेना देना, लेकिन उसके धुआं से प्रभावित हम लोग ही होते हैं। कोई फैक्ट्री कहीं चल रही, वहाँ धुआं निकल रहा तो उससे प्रभावित हम लोग ही हो रहे हैं। लेकिन हमारा क्षेत्र ऐसा है कि हमारा खुले में है, खुले आसमान में है, हम प्रभावित जरूर होंगे। अगर किसान उसमें शामिल हो जाएगा तो वो खेती उसकी मुश्किल हो जाएगी, है कि नहीं। तो इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए इसको कम से कम रहा जाए और हमारे लिए ही उपयोगी है, हमारे लिए ही उपयोगी है। हम धीरे धीरे उर्वरक बचत की तरफ बढ़ेंगे, धीरे धीरे 1 साल 2 साल आप कर लेंगे ना,
तो आप उर्वरक की बचत की तरफ बढ़ जाएंगे। 1 टन में 5.5 किलो नाइट्रोजन होता है, 2.5 किलो तक पोटास और फास्फोरस होता है, और 2 किलो जो है सल्फर होता है, 400 किलोग्राम जो है हमारा जैविक कार्बन होता है कि नहीं। जो चीज़ें दाने के बारे में हम सोचते हैं उसके डंठल के बारे में क्यों नहीं सोचते? ज़्यादा तो डंठल से ही है ना। तो इसलिए चीज़ें किसान के लिए कोई व्यर्थ नहीं है। कई उद्यमता विकास हुए हैं इन्हीं धान की वजह से। पुआल न रहे तो मशरूम न पैदा हुआ। आप कभी ठकमा ब्लॉक विजिट करिए, एक एक किसान 17 लाख रुपया जो है वो उनकी इनकम है। 17 लाख रुपया उनका मतलब बचत है। 6 झोपड़ी डाले हैं 40 बाई 60 की। एक से फायदा हुआ, 2 किए, 2 से अब 6 हो गया। तो इस तरह से चीज़ें हैं। अपने जो लोग हैं कृषि में उनको भी उद्यमता के विकास के बारे में भी जानकारी दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारे बीच में अपने जनपद में ही प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ा रहे हैं उसके प्रणेता डॉक्टर सुभाष पालेकर जी के परम शिष्य भाई महेंद्र जी बैठे हुए हैं, और उनसे गुजारिश करेंगे कि वह आपके बीच में प्राकृतिक खेती हमारे आपके लिए कैसे लाभप्रद है, हमारे पर्यावरण के लिए कैसे लाभप्रद है, और कैसे अपने पूरे समाज को स्वस्थ उत्पादन के साथ साथ समाज को स्वस्थ रखा जा सकता है, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करें भाई महेंद्र सिंह जी। उपस्थित हमारे कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा के डॉक्टर आर.के. सिंह और हमारे बीच में डॉक्टर रणधीर नायक जी, हमारे प्रेरणा स्रोत कृषक भाई मार्कंडे सिंह जी, लेखपाल साहब, और हमारे जनपद के विश्व पितामह कर लीजिए जैविक कृषि के, ये प्रेमचंद यादव जी हैं, और हमारे बहुत ही होनहार ऊर्जावान राकेश पांडे जी जो हम लोगों के साथ हमेशा बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और कार्य को प्रगति दे रहे हैं। बहुत ऊर्जावान व्यक्ति हैं, और हमारे आपके बगल के बस्ती के बहुत अच्छी खेती करते हैं हरगोविंद सिंह जी और आप लोग। तो आप लोगों से ये हमको कहना है कि हम 2013 में गुजरात गए थे, वहाँ पे हमने सुभाष पालेकर जी का नाम सुना, और पालेकर जी की हमने किताबें मंगवाई। सबसे पहले उनका शिविर नहीं अटेंड कर पाया, तो हमने उनकी 7-8 किताबें मंगवा लिया और उनका यूट्यूब देखने लगा। देखने के बाद हमने सिंचाई ये अपना खेती जो है प्राकृतिक शुरू कर दिया उन्हीं के हिसाब से। फिर बाद में हमने उनकी 3 शिविर अटेंड किया, और अटेंड करने के बाद 7 साल से मैं प्राकृतिक खेती करता हूं, जिसमें कोई रसायन नहीं पड़ता। हम इसलिए नहीं डालते कि आप ये जामुन का पेड़ देख रहे हैं, ये बिना मानवीय सहायता के खड़ा है, ऊपर से इस पे प्रदूषण भी किया गया, डिस्टर्ब किया गया है, लेकिन ये फल से लद जाता है। आप गर्मी में आएंगे तो पूरा फल से लद जाएगा। इसमें कुछ कोई दिया 1 लोटा पानी नहीं पड़ा इसको, लेकिन हो गया। किसने कराया? प्रकृति ने कराया। सब कुछ प्रकृति कर रही है, हमारे आपकी बस की बात नहीं। हमको कुछ डालना ही नहीं है। अगर डालना पड़ता तो इसमें फल नहीं आता इस जामुन के पेड़ में, लेकिन कोई सहायता मानवीय नहीं है, और ये आप गर्मी में आएंगे तो लद जाएगा फल से। हम क्यों डालें? हम क्यों डालें कोई सामान ऊपर से? हमको वही काम करना है जो प्रकृति चाहती है, जो ईश्वर चाहता है। और ईश्वर के विपरीत जो हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम जितना ही भौतिक सुख की तरफ जाएंगे या जो भी हम कार्य करेंगे प्रकृति के विपरीत में, तो हमको हर तरीके की बीमारियां जरूर आना है। हम जरूर परेशान होंगे। अगर हम प्रकृति के गोद में रह के काम कर रहे हैं और प्रकृति के हिसाब से, उसके मनसा के हिसाब से, उसके संविधान के हिसाब से अगर हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमको राहत मिलती है और हमको बहुत ही
आराम महसूस होता है और बहुत ही सुखी जीवन होता है जब हम ईश्वर के साथ चलते हैं, जुड़ के उससे। तो वही ईश्वरी खेती मैं करता हूँ, वही ईश्वरी खेती मैं करता हूँ। पालेकर जी हम लोगों को बताते हैं, उनकी किताबें में लिखा हुआ है कि हमारी इस खेती में 5 चीजें पाई जाती हैं: ज्ञान, विज्ञान, सत्य, अहिंसा और धर्म। ये सारी चीजें सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि में है। तो हम केवल जो ईश्वर चाहता है, जो प्रकृति चाहती है, हम वही करते हैं, हम दूसरा नहीं करते। ईश्वर का संविधान है, वो हमको 4 माताओं में एक माता गौ माता भी दिया है। अपनी माता, धरती माता और गौ माता, ये बड़ा ही अच्छी व्यवस्था है हमारे जीवन यापन की। तो उस संसाधन में जो सृष्टि में गौ माता मिली है, इनका जिक्र जो है पुराण वेद में है। और भगवान श्री कृष्ण भी गौ माता पालते थे, ऋषि मुनि भी पाल रहे हैं, आज भी लोग पाल रहे हैं। तो उसी गौ माता के संसाधन से हम खेती करते हैं। और आप जान लीजिए किसान भाइयों, जिस किसान के पास गाय नहीं है, गोपालन नहीं है, वो किसान है ही नहीं, वो सबसे गरीब किसान है जिसके पास गोपालन नहीं है। ये सत्य है। इसमें कृषि के साथ गोपालन होना जरूरी है। कृषि, गोपालन और आयुर्वेद, 3 चीजें, कृषि, गोपालन और आयुर्वेद। अगर आपके पास गाय रहेगी तो आपकी कृषि अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, और उससे दूध, दही, मट्ठा और गौमूत्र से जो भी औषधि बनेगी, सारी औषध, सारे रोग की औषध इन 4 से बनता है। आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। तो आपको एक गाय पालना है। एक गाय से 30 एकड़ खेती, कितना? 50 बीघा से कम नहीं, उससे ज्यादा हो रही है। यही बगल में मेरा फार्म आप देख सकते हैं, 6-7 साल से मैं कर रहा हूँ। 1 एकड़ करता था, अब तो मैं 5 एकड़ की इकट्ठा कर रहा हूँ। और उसमें कुछ नहीं पड़ता, कुछ डालने की जरूरत नहीं। जो हमको संसाधन ने ईश्वर ने दिया है, हम उसी को करते हैं। हमको एक गाय मिली है, हम गाय का गोबर मूत्र से ही सब कुछ बनाते हैं। हम खाद नहीं बनाते, हम जामन बनाते हैं। अभी हमारे वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक बता रहे थे कि जब आप पुआल सड़ता है तो सूक्ष्म जीवाणु ज्यादा निर्मित होती है, फिर धीरे धीरे वो पौधे को मिलता है। तो वही चीज हम बनाते हैं। हम केवल जामन बनाते हैं। गाय के गोबर गोमूत्र से हम जामन बनाते हैं। 10 किलो गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन और थोड़ी सी मिट्टी जीवांश युक्त, किसी पीपल के नीचे की या बट के पेड़ के नीचे की, हम लेके उसमें 200 लीटर के ड्रम में डाल देते हैं और उसको बाएं से दाएं घुमा देते हैं। बाएं से दाएं घुमा देते हैं, वो 3 दिन में ये जामन तैयार हो जाता है। जामन कैसे? जैसे अभी आप 1 ड्रम दूध ले लीजिए और 1 कड़छी उसमें दही डाल दीजिए, तो पूरा सुबह जो है दूध दही बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो हम 1 मुट्ठी मिट्टी जब जीवाणु से डालते हैं तो हमारा अनंत करोड़ सूक्ष्म जीवाणुओं का वो भंडार हो जाता है। कैसे भंडार हो जाता है कि देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। और मैंने डाला उस ड्रम में कितना? 10 किलो। 10 किलो डाला तो आप सोच लीजिए कितना उसमें सूक्ष्म जीवाणु बढ़ जाएंगे। 3 दिन के अंदर एकदम फर्स्ट क्लास की 1 एकड़ की आपकी खाद तैयार हो गई 10 किलो गोबर से। तो हमको डाई यूरिया पे भटकने की जरूरत नहीं है, ना मुझे कोई टेंशन रहता, क्योंकि जो भी आदमी पूर्ण रूप से प्रकृति से जुड़ जाता है उसको हर तरफ आनंद ही आनंद है। हमको कोई टेंशन नहीं कि हमको खाद खरीदना है, हमको बीज खरीदना है, क्योंकि बीज हमारा निरंतर वही चलता है। बीज एक बार जो हमने बना लिया वो हमारा 20 साल वैसे चलक बदलने की जरूरत नहीं है। हम बीजामृत बनाते हैं, उसी से शोधित करते चले जाते हैं। 100 किलो बीज के लिए आपने 20 लीटर ये ले लिया, पानी ले लिया, और 5 किलो गोबर ले लिया, और 5 लीटर गौमूत्र ले लिया, 50 ग्राम चूना और 50 ग्राम मिट्टी आप लेके उसमें डाल दीजिए। बाएं से दाएं क्लॉकवाइज घुमा दीजिए और दिन में 3-4 बार घुमाइए। 100 किलो बीज ऐसे आप बिछा दीजिए, उसमें उसको सुबह जो है डाल के मिला दीजिए और बुआई कर दीजिए। ये बीजामृत का संस्कार हो गया। हर बीज का संस्कार, चाहे जो भी आपको करना है। 50 किलो अगर बनाना तो थोड़ा कम बनाइए, 25 किलो करना है तो और कम बनाइए, सब्जी बोना तो इतना सा बना लीजिए। तो आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, 1 पैसे आपको बाहर से खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप किसान हैं तो आपके पास
बेसन होना चाहिए, आपके पास गुड़ होना चाहिए, और गाय माता रहेंगी रहेंगी, गोबर गोमूत्र आपका मिलता ही रहेगा। तो एक दिन में एक देसी गाय 10 से 12 किलो गोबर देती है, देती कि नहीं देती है, दिन रात मिला के। तो एक दिन का 1 एकड़ के लिए हो गया, तो आप रोज बनाइए, आप 2500-3000 एकड़ बनाते रहिए, बनेगा कि नहीं बनेगा? एक देसी गाय कितना खेती करवा देगी? 30 एकड़ से ज्यादा भी करवा देगी। रोज बनाइए 1 एकड़ का खाद और डालते रहिए। तो इस जीवामृत को, समय कम है, इस जीवामृत को जो है सिंचाई भी हम करते हैं, इसका स्प्रे भी करते हैं, और उसके बाद हम सूखी खाद बनाते हैं घन जीवामृत। घन जीवामृत बनाने के लिए सूखी खाद जैसे डीएपी के बदले आपको मारना है, तो आप 100 कुंटल गोबर ले लीजिए और 1 किलो 1.5 किलो गुड़ ले लीजिए, 1.5 किलो आप बेसन ले लीजिए और 10 लीटर गोमूत्र, 1 कुंटल गोबर को ऐसे फैला दीजिए, उस पर 10 लीटर गोमूत्र छिड़क दीजिए, फिर उसके बाद 1 किलो 1.5 किलो बेसन छिड़क दीजिए, फिर उसके बाद 1 किलो 1.5 किलो गुड़ घोल के छिड़क दीजिए, थोड़ी सी मिट्टी जीवांश युक्त उसको छिड़क दीजिए, हलवा के तरीके से मिला दीजिए, चट वाले बोरे से 48 घंटे के लिए ढक दीजिए। ढकने के बाद जो है आप उसको 48 घंटे बाद खोलिए और धीरे धीरे उसको मिलाते रहिए, पतला हो जाएगा। 2-3 कुंटल आप घूर से निकाल के उसको सुखा लीजिए और उसको भी पतला कर दीजिए, मिला के आप 1 एकड़ खेत में मार दीजिए। जैसे आप धान लगा रहे हैं, लेवा से पहले मार, कोई भी फसल आप बुआई से पहले, आखिरी हेंगा से पहले मार दीजिए उसको, आपको ऊपर से कोई डालने की जरूरत नहीं है। तो नई नई तकनीकें आ रही है इस समय, ये तकनीक आप समझ लीजिए 2000 से चल रही, जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं पालेकर जी की शिविर लिया और यात्रा शिविर अटेंड किया, तो सैकड़ों किसानों को मैंने देखा कि वो कर रहे हैं, सक्सेसफुल है। तब मैं अपने यहाँ आके शुरू किया और चैलेंज कर रहा हूं कि आप लोग करिए। पहली ही साल मैं जैसे बता रहा हूं, अगर आप कर दीजिए, पहली ही साल आपका जो है फसल रासायनिक से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हम सूक्ष्म जीवाणुओं का जामन उसमें बढ़ा रहे हैं। और रसायन आप कोई भी डालोगे तो वो सूक्ष्म जीवाणु खत्म होंगे। आप मानक से ज्यादा दे दीजिए, ये नुकसान नहीं करेगा। आप चाहे जितना घन जीवामृत दे दीजिए, चाहे जितना जीवामृत दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस फसल आपकी बड़ी अच्छी होती है पहले ही साल। तो इस तरीके से 10 पांडियक जैसे हम कीट नियंत्रक बनाते हैं, बाहर से हमको कुछ खरीद लाने की जरूरत नहीं, हम 10 पत्तों को सड़ा के बनाते हैं। 1 किलो हमने हल्दी ले लिया, 1 किलो अदरक की चटनी ले लिया, 1 किलो लहसुन की चटनी ले लिया, 1 किलो मिर्ची की चटनी ले लिया, और 1 किलो तंबाकू पाउडर ले लिया, 50 ग्राम हींग ले लिया, और 2 किलो मदार का पत्ता ले लिया, 2 किलो बेल का पत्ता ले लिया, 2 किलो आम का पत्ता ले लिया, 2 किलो ये जो है अमरूद का पत्ता ले लिया, 2 किलो सेब का इसका पत्ता ले लिया, पपीते का ले लिया, 2 किलो अड़हुल का पत्ता ले लिया, 2 किलो करेले का पत्ता ले लिया, 2 किलो जो है इसका जो तुलसी का पत्ता ले लिया। जो भी आपके अगल सब मिल जाएगा, जितना मैं बता रहा हूँ, 10 पत्ते। आप 200 लीटर पानी ले लीजिए, सबको उसी में डाल दीजिए, और 2 किलो गोबर ले लीजिए और 5 लीटर गोमूत्र ले लीजिए, उसमें डाल दीजिए, उसको सड़ाइए 40 दिन। 40 दिन सड़ाइए आप, वो बन के कंप्लीट तैयार हो जाएगा। वो उसको आप 6 महीने नहीं 1 साल रख सकते हैं। पालेकर जी कहते हैं कि 6 महीने, लेकिन मैं तो 1 साल भी प्रयोग करके देख रहा हूं कि कोई भी कीट अगर लगाया तो उसको वो खत्म कर देता है। ये सब सारी चीजें प्राकृतिक है। तुरंत आपको बनाना है, नीमास्त्र की बना लीजिए, नीमास्त्र होता है, इसमें बहुत कीट नियंत्रक है। ये 10 पानी मैंने आपको बताया, नीमास्त्र है, अग्नियास्त्र है, सोठास्त्र है और ब्रह्मास्त्र है, ये सारे हैं। कभी आप हमारी प्रधान जी से कहेंगे, अपनी मीटिंग यहाँ करवाएंगे, तो विधिवत एक एक पॉइंट में बताऊंगा और एक एक पॉइंट में लिखाऊंगा। और हमारा बगल में ही जो है फार्म है, आप वहाँ आके देख सकते हैं। और बिना लागत की आपके घर सारी व्यवस्था है। एक गाय पालना है, केवल एक गाय पालना। जिस दिन आप एक देसी गाय अपने घर लाके बांध देंगे, उसी दिन से आपके घर की व्यवस्था बहुत अच्छी दिखाई पड़ने लगती है, आपको संतुष्टि मिलती है, क्योंकि जहां भी गौ माता होती है वहां उनका आशीर्वाद चालू हो जाता है। तो ये हमको प्रकृति से मिला है और उसी के अनुरूप हम खेती कर रहे हैं। तो इस तरीके से फिर समय आपके यहाँ मिलेगा तो हम आपको एक एक चीज बताएंगे, या हमारे यहाँ आप आके सीख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को करना चाहिए जो मैं कर रहा हूँ। उसमें कोई जहर नहीं पड़ता, कोई, और ये जहर मुक्त होता है। जब आप ऐसी फसल पैदा करेंगे तो
ये जो है आपका जहर मुक्त उत्पाद आपके रसोई में पहुंचेगा, आपकी थाली में आएगा, आपके अंदर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और आपको कोई बीमारी नहीं होगी। तो इस तरीके से इसको करना है। बाकी हमारे कृषि विभाग के और जो भी है, जैसे उद्यान विभाग हुआ, कृषि विभाग हुआ, हमारे केवीके से हमेशा हम लोगों को सहायता मिलती रहती है कि कहाँ क्या चीज हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो आप लोगों को होना, जैसे अभी किसानों से कह दीजिए चलिए गोष्ठी है, जैसे ये प्रधान जी के यहाँ एक गोष्ठी है, तो सबसे पहले किसान ये पूछता है कि हमको क्या वहाँ क्या मिला, कुछ मिलेगा क्या। अब सोच लीजिए, ये प्रकृति तो किसानों को हो गई, ये मनोवृत्ति जो है उनकी हो गई कि मिलेगा कुछ। अरे आप आएंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा और क्या मिला। आप नई नई तकनीक आ रही है, नए नए जमाने में नई नई तकनीक, आप उसको सीखिए, उस तरीके से करिए। जैसे अभी तक यूरिया डाले थे, नैनो यूरिया आ गई, तो कुछ मिला ना आपको यहाँ, तो आना चाहिए, सीखना चाहिए। चलिए समय कम है, प्लाट व्लाट का दर्शन करना है, फिर आप लोगों से बातें होती रहेंगी। जय जवान, जय किसान, जय प्राकृतिक विज्ञान। सम्मानित दोस्तों, देखें कि हमारे आपके बीच में अपने जनपद से ही एक विलक्षण प्रतिभा हम लोग साथ में अपने लाए हैं। अब देखें हमारे साइड में बैठे हुए हैं इंजीनियर राकेश पांडे जी। आप देखें कि कितने विशेष व्यक्ति हैं वो। उन्होंने 20 साल तक पढ़ाई किया, 20 साल तक सेना में अपनी सेवा दिया और अगला जिंदगी का 20 साल अपना जो है वो समाज सेवा के लिए जी रहे हैं। वो कि सूचना तंत्र के माध्यम से, अपने पास मोबाइल फोन है, इस सूचना तंत्र के माध्यम से हम सरकारी संस्थाओं से, सरकार से, समाज से, अपने प्रधान जी से, अपने लेखपाल साहब से कैसे ज़्यादा फायदा ले सकते हैं, इस मोबाइल फोन को कैसे अपने आमदनी में बदल सकते हैं, इसमें बहुत बढ़िया जानकारी देते हैं वो। हम चाहेंगे कि इंजीनियर राकेश पांडे जी अपने विचार हमारे भाइयों को अवश्य बताएं, जिससे कि हमारे साथी इसका लाभ उठा सके। इंजीनियर पांडे जी। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात, मैं सेना में नहीं था, मैं सिविल एविएशन में था, यानी घरेलू उड़ान जो होती है ना उसमें, यानी ये सिविल एविएशन होता है। तो एरोनॉटिकल इंजीनियर का मतलब होता है कि हवाई जहाज का इंजीनियर, ठीक है, उसको हम बनाते थे। और इसी दोनों हाथ से मैंने दुनिया के सबसे छोटे जहाज पुष्पक और दुनिया का जो सबसे बड़ा जहाज है एयरबस 380 बनाया है। एमिरेट्स एयरलाइंस में था दुबई में, और वहाँ से हमने कई देशों में काम किया है और कई देशों के लोग, अराउंड 168 कंट्रीज़ के लोगों ने हमारे साथ में काम किया, मिलकर काम करते हैं। क्योंकि जब हम बड़े लेवल पे बात करें तो दुनिया भर के लोग आपस में संपर्क में रहते हैं और एक ही जगह पे काम करते हैं। तो जैसा उन्होंने आपको बताया सर ने, यहाँ पे महेंद्र जी भी हैं, कृषि वैज्ञानिक आर.के. सिंह सर हैं। जैसा उन्होंने बताया कि सरकारी विभाग में बिरले संडे के दिन कोई काम करता है, तो अगर विभाग आपके पास स्वयं अपनी स्वयं इच्छा से आ रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, राइट। तो एक ताली तो हमारे लिए बनती है इन सभी के लिए जो लोग यहाँ पे मौजूद है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं कुछ आंकड़े मेरे पास में हैं जो मैंने अभी आप ही लोगों से बटोरे हैं, मैंने लिखे हैं। तो एक खुशखबरी ये है कि आपका गांव जो है पराली होती है उसके प्रबंधन में सबसे बढ़िया आप लोगों का रिस्पांस रहा है, अराउंड 38%। साथ में आपके गांव में जो यहाँ पे मौजूद है 35% लोगों के पास में देसी गाय है। 35% बहुत बड़ा नंबर है, प्योर देसी गाय जैसा उसमें हाँ लिखा हुआ है। और पशुधन आपके पास में 70% है, मतलब आपके गांव में 70% लोगों के पास में पशुधन है। और ये आंकड़े मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास और भी आंकड़े हैं। उन आंकड़ों के हिसाब से अब तक करीब मैंने 70-80 गांव के आसपास प्रोग्राम किया है। ये आंकड़े अभी तक मेरे को देखने को नहीं मिले, तो आप अपने लिए एक जोरदार ताली बजा लीजिए पहले तक। बहुत बेहतरीन। तो ये कुछ आंकड़े मेरे पास में थे, क्योंकि मैं क्या कहता हूँ जो आप लोगों से चीजें ले आऊँ, इससे मैं आंकड़े निकालता हूँ कि हमें और कितना मेहनत करना है। तो प्रधान जी का और आप लोगों का जो सहयोग है वो वाकई बहुत अच्छा है। तो मैं जो हूँ एक्चुअली थोड़ा टेक्नो टाइप का हूँ, और मेरा बहुत दिनों से, मतलब मैं बचपन से ही बच्चों के लिए काम करता आया हूँ। और मैं जब बाहर भी रहता था और जब भी इंडिया छुट्टी आता था, अगर मैं कभी कलकत्ता गया, बैंगलोर गया या फिर चेन्नई गया, कहीं भी गया, अगर 15-20 दिन के लिए भी इंडिया लैंड करता हूँ, ऑलमोस्ट हर महीने में आता था। तो मेरा संपर्क स्कूल के बच्चों के साथ में ज़्यादा होता था। जैसे भी आप लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे, मैं मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे पास कोई महंगी चीज़ नहीं है ना। और ये स्टैंड भी मैंने जुगाड़ से किया है, और यहाँ पे भी देखिए जुगाड़ी है। तो क्या है कि हम अपने खर्चे कम करने का जो मकसद होता है वो पैसा बचाना ही होता है।
हम सभी लोग ये जानते हैं कि अगर मुझे एक स्विच ठीक करना है, राइट, अगर घर में एक स्विच खराब हो जाए तो क्या हम मैकेनिक को बुलाते हैं भारत में? नहीं, हम खुद ही लेते हैं। स्क्रू ड्राइवर नहीं रहता है, लेकिन कोई ना कोई जुगाड़ लेकर उसको खोलते हैं, या लकड़ी वाला चाकू रहेगा उससे खोलेंगे स्क्रू। हम हर जगह जुगाड़ मारते हैं, पूरी दुनिया में इसको बोलते हैं टेक्निक। तो हमारे पास हमारे बच्चे ऑलरेडी टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, उनको किसी को इंजीनियर बनाने की जरूरत नहीं है। शर्त यह है कि आप किसान भाई जिस समय में थे, आपको अभी तक टेक्नोलॉजी समझ में इसलिए दिक्कत है क्योंकि जब आप लोग बचपन में थे तो टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं गुल्ली डंडा, कुश्ती का, कंचे खेलने का तरीका, पतंग उड़ाने का तरीका, ये सब आपको पता होगा क्योंकि ये उस टाइम था और अभी भी है। उसी तरीके से जब समय बदला और सामाजिक टूल्स यानी सोशल टूल्स जैसे ये मोबाइल है, राइट, आपको वो चीजें समझ नहीं आएगी जो आपके जो छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, 1 साल के, फर्स्ट क्लास में पढ़ते होंगे या दूसरी क्लास में पढ़ते होंगे, वो ज्यादा चलाते होंगे। ऐसा है ना? एग्री करते कि नहीं? और आप सारा दिन क्या बोलते होंगे कि क्या सारा दिन गेम खेलता रहता है, क्या यूट्यूब देखता है। कितने लोग डांटते हैं बताइए? आप लोग डांटते हैं ना? ये चीज कोरोना से पहले बहुत ज्यादा थी लोगों के बीच में, लेकिन जब कोरोना आया तो सारे बच्चे ऑनलाइन आ गए। वो लोग भी सीखने लग गए ऑनलाइन जिनको नहीं था। तो उनको समझ में आ गया कि अगर टेक्नोलॉजी हमारी व्यक्तिगत जिंदगी में आ जाए तो हमारे काम आसान हो सकते हैं। कैसे? जैसे इस वक्त मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे मौजूद हम लोग करीब 27-28 लोग हैं, है ना? लेकिन जब मैं ये वीडियो डाल दूंगा तो इस गांव के अलावा और हमारे ब्लॉक में कितने हैं? 4101 गांव हैं। अगर हर एक गांव से एक बच्चा भी मोबाइल से अपने देखता है तो हमारी इंफॉर्मेशन कितने लोगों को पहुंच गई? 4101 लोगों को पहुंच गई। मतलब मैं एक आदमी को औसतन मानता हूं। और हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट की 2011 के हिसाब से जनसंख्या कितनी है? 46 लाख। इतनी बड़ी जनसंख्या किसी देश की नहीं है। दुनिया में 198 देश है, 6 देश विवादित है ना? मतलब 198 देशों में से 6 देश विवादित है। तो अगर इतने बड़े देशों में देखा जाए तो हमारे इस डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या कम से कम 30 से 35 देश से ज्यादा है। इतना बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, इतना बड़ा प्रोडक्शन मार्केट है ना? मतलब आप उत्पाद पैदा भी कर रहे हैं और इसको बेच भी सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है हमारी कि हम हर चीज के लिए बाजार पर निर्भर हैं। जैसे कि सर ने बताया, आप बीज खरीदने कहां जाते हैं? कहां जाते हैं? बाजार। आप बाजार जाते हैं तो कैसे जाते हैं? पैदल जाते हैं कि गाड़ी से जाते हैं? पैदल, गाड़ी या किसी चीज से। उसमें आपका इन्वॉल्व होता है समय भी इन्वॉल्व होता है। अगर आप बाजार गए तो आपका आधा 1 घंटा तो चला गया, बातचीत होगी 2 घंटा चला गया, ठीक है? वैसे भी हम अपने 100 साल की जिंदगी में 25% केवल सोने में बिताते हैं, 25% हम ट्रैवलिंग में बिताते हैं, 25% झगड़ा विवाद करने में बिताते हैं। तो हम जिंदगी कितनी जीते हैं? आप सोचिए कि जब हम घर में घुसते हैं तो हम जिंदगी कब जीते हैं? घर में घुसते सबसे पहले क्या करते हैं? शिकायत करते हैं। क्यों? क्योंकि जो टाइम हमें हैप्पीली घर में बिताना चाहिए था, हंसी खुशी, वो टाइम हम बर्बाद कर चुके हैं। बीज लेने गए तो बीज वाले से विवाद हो गई, उसका जाएगा कि उसने कंफ्यूजन पैदा कर दिया, इतना दुविधा पैदा कर दिया कि मुझे कौन सी बीज लेना है। फिर उसके बाद खाद यूरिया का और डाई का तो रोज मेरे को कंप्लेंट आ रहा है। सर ने बताया है ना, बहुत ज्यादा कंप्लेंट है। खाद लेने के लिए भी पैसा भी दे रहे हो आप, टाइम भी खर्च कर रहे हो और गधे की तरह कंधे पे लाद के भी लेकर आ रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे समय भी गया, पैसा भी गया, सब कुछ गया, आपका खर्चा हो गया। अंत में जब फसल लेने की बारी आई तो एक अलग विवाद खड़ा आपके सामने, है ना? विवाद, ये सारे विवादों का एक ही है कि अगर मैं अपना खाद ताजा फ्रेश खुद बनाऊं, जैसा सर ने बताया भी, वो है प्राकृतिक खेती, कि हमें बाजार पे निर्भर नहीं होना है, मैं अपने घर के लेकर आऊं। तो आप में से कुछ लोग सवाल पूछेंगे, भैया क्या ये प्रैक्टिकली कोई कर रहा है, क्या वास्तविक कर रहा है? तो आपके बीच में हमारे 2 भाई बैठे हुए हैं, एक है प्रेमचंद जी और दूसरे उनके साथ में। सर जरा अपना हाथ उठाइएगा, देखिए आपके पीछे, इनके लिए जोरदार ताली बजाइएगा। ये मेरे साथ आजमगढ़ में सुबह 5 बजे से ये लोग मेरे साथ में, हम करीब 8-10 गांव में लोगों से संपर्क किए हैं। साथ में ही महेंद्र जी हैं, आपके घर के बगल में ही, इधर ही दीदारगंज के पास में, मार्टिनगंज में इनका अपना फार्म है। आप जाके देखिए, गौ आधारित 0 बजट बहुफसली प्राकृतिक खेती कैसे होती है, कैसे से आमदनी ली जा सकती है, और जो मेरा उत्पाद है उसको अच्छे दाम में बेचने की सारी टेक्निक आप अपने स्वयं बच्चे से पूछ सकते हैं।
आपका बच्चे को अगर बस इतना ही बोलिए, जो दूसरी क्लास का बच्चा है, बेटा जरा फोन पे सर्च करके बताओ कि प्राकृतिक खेती क्या होता है और उससे उत्पाद क्या होता है, तो आपका जो छोटा सा बच्चा होगा ना, वो फोन उठाएगा खटाक से, ठीक है, ऐसे फोन उठाएगा और वो आपके सामने, आप 2 बार देखेंगे, खुद भी करेंगे, ऐसे फोन पकड़ेगा और वो बोलेगा, बोलो दादू क्या बोलना है, तो आप बोलोगे प्राकृतिक खेती, तो बोलेगा प्राकृतिक खेती क्या होती है, वो सिर्फ इतना ही बोलेगा और ये देखिए खुलकर आ गया, इसमें सारे के सारी चीजें लिखकर आ गई। अगर आपको मान लें कि पढ़ने की दिक्कत है तो आप सुन लीजिए, ऐसे सुन लीजिए। प्राकृतिक खेती जापान के किसान एवं दार्शनिक मासानोबु फुकुओका द्वारा स्थापित कृषि की पर्यावरण रक्षी पद्धति है, इसलिए कृषि की इस पद्धति को फुकुओका विधि भी कहते हैं। इस पद्धति में कुछ भी न करने की सलाह दी जाती है, जैसे जुताई न करना, गुड़ाई न करना, ये एक एग्जाम्पल हुआ, क्योंकि गुड़ाई बुआई की मशीन सर ने बताई है, सर ने बताई आपको, तो सर के लिए जोरदार ताली बजाएं। प्राकृतिक खेती के लिए महेंद्र जी आपके पास में है और 2 मास्टर ट्रेनर हैं। अब ये एक चीज होगी, आपने बोला कि चलो ठीक है, हमने अब प्राकृतिक उत्पाद और उसकी टेक्निक सीख ली, सर ने बोला जीवामृत, है ना, तो मैं इस फोन से आप अपने बेटे को बोलते हो या खुद भी बोलते हो कि बेटा जरा जीवामृत बनाने का तरीका बताना, तो बोलेगा जीवामृत बनाने का तरीका बता। देखिए कितना आसान है, इसके अंदर आपको लेख भी आ गया, वीडियो भी आ गया और एक एक चीज बताकर आ गया, है ना, कितना आसान। अगर मैं ये वीडियो चला दूं, देखिए ये वीडियो चलेगा, कितना आसान है, टेक्नोलॉजी आ गई आपके पास में, ठीक है, 2 मिनट के अंदर ये जीवामृत का सही तरीका बता। जीवामृत बनाने के लिए सामग्री: गाय का 10 किलो गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 2 किलो चने का आटा। अब आपके पास जीवामृत, घन जीवामृत, साधन और बीज संस्कार से लेके सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल गई, ठीक। अब आपका हो गया कि भैया मैंने तो खेती कर ली बहुफसली, अब मुझे बताओ मार्केट में बेचूंगा कैसे, है ना दूसरा चैलेंज, है ना। कितने लोगों का प्रश्न है पहले बताओ, सबका है ना। अब मैं आपको तरीका बताता हूं। अब मान लीजिए कि मुझे पता करना है कि भविष्य में इस साल कौन सी फसल की डिमांड ज्यादा रहेगी, तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सारे वैज्ञानिकों ने इसमें मशीन डाल दी है, यहाँ बैठे हैं वैज्ञानिक जी, इन्होंने सब कुछ डाल दिया, लेकिन आपकी पहुंच क्या है, आप इससे जाके वही सवाल पूछो, भारत में इस साल 2022 में किस फसल की डिमांड ज्यादा है। ये देखिए हजारों वीडियोस, हजारों तरीके साइंटिस्ट लिखे हुए हैं। मैंने कुछ किया क्या, मैंने सिर्फ आपको तरीका बता दिया। और आपको मदद किससे लेनी है, आपके बच्चे से। आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर आप गौ आधारित 0 बजट बहुफसली प्राकृतिक खेती करते हैं तो उससे 3 लाख से 5 लाख रुपए तक 1 एकड़ से कमा सकते हैं, और ये सच है। अब बताइए, गांव का पैसा गांव में रह गया, शहर का पैसा भी गांव में आ गया, बेरोजगारी आपकी अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपके घर में जो नौकरी कर रहा है, क्या वो 3 लाख रुपए सालाना कमा रहा है 1 एकड़ से, या वो 3 लाख रुपए की नौकरी लग रही कहीं। लेकिन अगर बच्चे को ट्रेनिंग देके आप इतना कर देते हैं तो आपका बच्चा आराम से घर रहेगा। और जितने लोग इस वक्त ये सोचते हैं कि मेरा बेटा बाहर जाके कैसे रह रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे पी रहा है, ये दर्द खत्म हो गया। ये जो वेदना होती है बीमारियों को जन्म देती है। और जो बच्चा बाहर चला गया 20 साल 25 साल आपके साथ रहा, वो रोज फोन करके पूछेगा पापा क्या हाल चाल है, बेटा कैसे पैसा दूं, वो अलग परेशान है। दोनों की परेशानी खत्म हो गई ना, एग्री करते कि नहीं। और ये सारी जानकारी आपको आराम से मोबाइल से मिल जाएगा। अब फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया, आपको लगता है कि मुझे किसी वैज्ञानिकों से मिलना है, या आपके वीडियो का नंबर चाहिए, या डीएम का नंबर चाहिए, तो सारे नंबर यहीं पे है। आपको बस इस पे वही चीज बोलना है जो आप पूछना चाहते हैं। आप पूछना चाहते हैं आजमगढ़ के कृषि विभाग का नंबर, आजमगढ़ के कृषि विभाग का नंबर बहुत आसान है, ये पूरा नंबर आ गया। आजमगढ़ के श्री दिवाकर नाथ शुक्ला जी का नंबर यहाँ अवेलेबल है। कितना आसान है, आप बताइए, आपको कहीं भटकने की जरूरत है नहीं। इस पे गूगल मैप पे पूरा एड्रेस है, सब कुछ है। बावजूद इसके मैं चाहूंगा कि आप लोग स्वयं, जो लोग आज से ही प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं, घर का बीज, घर का खाद, श्रम को छोड़कर, श्रम आपको करना पड़ेगा, मशीन आपको यूज करनी पड़ेगी। जो लोग आज से ही सिर्फ
एक आधा हिस्सा अपने लिए, केवल अपने लिए पोषण वाटिका बनाना चाहते हैं, वो हाथ उठा सकते हैं? कोशिश करें जरा। 1 2 3 4, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली सर। सर लोग ताली बजाएंगे। आपके गांव में हम लोग एक टीम बनाएंगे, आप में से किसी एक व्यक्ति को हम लोग यहाँ पे जीवामृत, घन जीवामृत खुद यहाँ पे आके बनवाएंगे, और उसके बाद आपका काम रहेगा कि आप सबको बताएं कि कैसे करना है। एक मिनट होल्ड करिएगा। हाँ, बैटरी खत्म हो गई इसकी, पावर नहीं है क्या? लाइन है। मुझे लगता है इसकी बैटरी चलेगी, उसकी बैटरी फुल होगी, इसकी भी बैटरी है ना। तो हम आपकी टीम बना देंगे, और अगर इसमें जितने व्हाट्सएप नंबर रहेंगे उन सबका मैं ग्रुप बना देंगे। इस ग्रुप का केवल एक ही मकसद है, कोई भी राजनीति की बात नहीं होगी, कोई भी बेतुकी बातें नहीं होगी, और ना ही इसमें कोई सरकारी तंत्रों को लेके कोई भी बुराई नहीं करेंगे। हम केवल और केवल इस ग्रुप में रोजगार, किसान, उत्पाद, प्राकृतिक खेती और उससे जुड़े सवालों का समाधान खोजा जाएगा, क्योंकि बिना आपके सहयोग से हम नहीं कर सकते। पहला चीज आप स्वयं आए, दूसरा चीज आपके बच्चों का पूरा इस्तेमाल करें, क्योंकि वो आज के जनरेशन के हैं और वो सारी टेक्नोलॉजी जानते हैं। जैसे हम खेत के अंदर, प्राकृतिक खेती के अंदर हम क्या करते हैं मालूम है? हम लोकल जीवाश्म को यूज करते हैं, जो लोकल है, जो यहाँ का है। हम बाहर से लेकर नहीं डालते हैं, क्योंकि जब बाहर का माइग्रेट कराते हैं तो मर जाता है, क्योंकि उसके लिए ना तो तापमान है, ना अनुकूल वातावरण है। इसी चीज को हम प्राकृतिक बोलते हैं। तो इसीलिए अगर आप अपने बच्चों को